हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। आप सभी लोगों के लिए यूज़फुल होगी ये वीडियो। अगर आप ग्रुप बी के किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं या तो ग्रुप सी के, अगर आपके अभी एग्ज़ाम के सिलेबस नहीं भी आए हैं जैसे कि लेवल 4th एंड 5th, तो आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसमें जो चीज़ें बताई जा रही हैं ये आपको भी काम आएंगी। देखिए, आप सभी लोग कुछ चीज़ें पूछ रहे थे, वो भी इसमें क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को लेके परेशान हैं कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ क्या गए थे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से रिलेटेड अलग अलग जितने भी पीडीएफ थे, मतलब जो भी रिजल्ट आए थे उस टाइम भी उसकी वीडियो अवेलेबल है। और अभी मैंने 2024 में जब आपका विज्ञापन जारी हुआ उसके बाद भी आप लोगों ने पूछा था, तो भी मैंने अलग अलग बताया था। लेकिन इस वीडियो में फिर से मैं आपको एमटीएस डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, लाइब्रेरी एंड लाइब्रेटरी अटेंडेंट, जो भी मतलब आपके रिजल्ट आए थे उससे रिलेटेड पीडीएफ भी अभी दिखा रही हूँ। और ये भी बताऊंगी कि कितने आपके जो है कट ऑफ गए थे। और ऐसा भी है कि बहुत सारे ऐसे पद रहे, पिछली बार में मैंने शुरू में बताया था बहुत सारी कमियां थी। ये थी कि जैसे कि कुछ ऐसे रिजल्ट आए कि जैसे स्किल टेस्ट हुआ, पिछली बार तो स्किल टेस्ट भी हुए थे, जैसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के ही पहले रिटन एग्जाम हुए थे, फिर मेरिट आई थी, उसके बाद आपके स्किल टेस्ट हुए थे। उस बार और इस बार में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो उस बार की कट ऑफ और इस बार की कट ऑफ में कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि पैटर्न बदल चुका है। और दूसरी बात ये है कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि कुछ कट ऑफ ऐसे थे कि डायरेक्ट लिस्ट जारी की गई है लेकिन कट ऑफ नहीं बताया गया था, और कुछ ऐसे थे कि लिस्ट भी जारी हुई है, कट ऑफ भी बताए गए हैं। एमटीएस के तो कट ऑफ बताए गए थे। तो जो जो चीज़ें हुई थी उसी के अकॉर्डिंग अभी आपको मैं चीज़ें दिखाऊंगी भी कि किस तरीके से चीज़ें हुई थी, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन आप सभी लोगों का हो रहा है कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के एग्ज़ाम डेट मैं आपको लगभग बता दूं कि किस मंथ में होंगे या कब तक पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए आप लोग परेशान मत हुआ करिए। मैंने कितनी बार बताया है आपको कि आप लोग को काम है सिर्फ पढ़िए, पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम आपके जून तक नोटिस आएगी, तो जून के बाद हो सकता है। ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है कि जून में नहीं होगा, तो इसलिए कहा जा रहा है कि जून में भी हो सकता है। होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जून में भी पूरा 1 महीना है। और आपके चुनाव को देखा जाए तो 4 को तो रिजल्ट आ जा रहा है, तो भी जून अभी बाकी रहेगा पूरा, लगभग 25-26 दिन का समय है। तो एग्ज़ाम जून में भी हो सकते हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो एग्जैक्ट बताना तो ये तो मुश्किल है, लेकिन मान लीजिए कि जून, जुलाई, अगस्त, मतलब इसमें कभी भी हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से करिए, ऐसा ना हो कि। और एक बात और कि एडमिट कार्ड जब आपका आना होता है या एग्ज़ाम होना होता है, तो मात्र 15 से 12 दिन पहले आपको पता चलता है कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो 12 से 15 दिन में कुछ नहीं होगा, तो अभी से करिए, ताकि अभी आप जो पढ़ेंगे अन्य परीक्षाओं में भी आपको काम देंगे और इसमें तो देगा ही। तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर ये सीरियस नहीं होते तो आपकी जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से सिलेबस जारी नहीं किया जाता अभी, ठीक है। जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि इस साल मतलब पूरा होगा या नहीं होगा, जो भी चीज़ें, तो वो तो बात की बात है, लेकिन ये जान लीजिए कि पढ़ाई करिए। हो सकता है जून में ही एग्ज़ाम हो जाए, आज कल में ही आपकी नोटिस जारी हो जाए कि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो फिर क्या करेंगे आप, ठीक है। तो तैयारी अपनी रखिए अपनी तरफ से, बाकी जब एग्ज़ाम होना होगा तो वो हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अब इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि यही जवाब मेरा बाद में भी होगा, क्योंकि अभी एग्जैक्ट डेट जब आई नहीं तो कहाँ से बताया जाएगा, ठीक है। तो ये रही आपके एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट, आपके जून में भी हो सकता है, जुलाई में भी हो सकता है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं एक जनरल पॉइंट की, जो कि आप लोग इसके लिए भी परेशान हैं। वो क्या है, आपके इंग्लिश और मैथ्स। इंग्लिश और मैथ्स मैं कहाँ से पढूं, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कैंडिडेट को। तो देखिए, सबसे पहली बात आप समझ लीजिए, चाहे इंग्लिश हो चाहे मैथ हो, मैथ इसमें नाम है सिर्फ मैथ का, लेकिन मैथ के नाम पर सिर्फ एक ही आप कह सकते हैं मेंशुरेशन आ रही है आपकी, वो भी सिर्फ लेवल 1 में आएगी। लेवल 1 का मतलब आप समझ रहे हैं कि 10th स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा, ठीक है। तो 10th स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ ना कि आप लोगों को फार्मूला बेस्ड आता है। जो आपके मेंशुरेशन होते हैं, जो लोगों को आता होगा या जिन्होंने वीडियो देख ली होगी उसको पता होगा कि भी अगर हमें आपको अगर फार्मूले अच्छे से पता है तो आपको इसमें कोई मैथ बहुत बड़ा नहीं अगर आता है, जैसे आपने कभी नहीं भी पढ़ा है, तो ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि सिर्फ साइंस साइड के कैंडिडेट ही उसको समझ पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उस बार कोशिश तो करिए,
है। कम से कम अगर आपने फार्मूले ही याद कर लिए तो टोटल आपके अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में, मान लीजिए अगर 15 आए भी तो कम से कम 8 से 9 प्रश्न आप वैसे कर लेंगे जब अगर आपको फार्मूले और अच्छे से याद होंगे। तो सोचिए कि कितना बड़ा वेटेज है। अगर आप जीके 15 क्वेश्चन आता है, कितना भी पढ़ लें, जीके में अच्छे से अच्छे कैंडिडेट जो है अगर 15 में 15 नहीं कर पाते, 15 में 10 करना मुश्किल होता है। और यहाँ तो आपको सिर्फ मैं यही कह रही हूँ कि आपको अगर आपने एक वीडियो से कम्प्लीटली देख लिया है कि किस तरीके से फार्मूले होते हैं, क्या होते हैं, याद कर लिया, तो वहीं से आपको काफ़ी क्वेश्चन करने को मिलेगा। और रही बात उसके प्रैक्टिस की, तो अगर आपको पता है जो हमारे सोशल मीडिया है बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और हर चीज़ हमें सीखने देखने को मिलती है। ऐसा तो है नहीं कि अभी जो मैं आपको चीज़ें बताती हूँ सिर्फ आप इसी प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, आप लोग विभिन्न जगहों पे देखते रहते हैं। अगर आपको मैथ पढ़नी है, मेंसुरेशन बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना है, तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको बहुत अनेकों मिल जाएंगे, अनेक मिलेंगे आपको, वहाँ पर भी मिल सकता है। मैंने बोला था ई बुक आते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, 9th क्लास की NCERT वो आपको मिल जाएगी। तो बहुत आसान है पढ़ना चाहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जितना आप परेशान है मैथ को लेके कैसे पढ़ें, मैथ आएगी अब क्या करेंगे हम, इससे अच्छा होगा कि आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। पढ़ के तो देखिए, शुरू करिए। मानते हैं कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं है मैथ्स का, नहीं पढ़ा कभी, तो लगता है कि मैथ मैं कैसे कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तो कोई टेंशन नहीं है इस टॉपिक में, ठीक है। तो जो मैं कह रही हूँ उसको करिएगा। मैथ के लिए जो हमने आपको वीडियो अवेलेबल कराई है उसको पहले देख लीजिए। मात्र 28 मिनट की है वो वीडियो। 28 मिनट क्या, आप 1-2 घंटे अपने पूरे दिनचर्या में कितना बिता देते होंगे, तो क्या आप 28 मिनट नहीं दे सकते? 28 मिनट पहले उसको देखिए, आपका एक बेस पता चलेगा कि आखिर मेंसुरेशन में होता क्या है, ठीक है। जिनको नहीं पता है ना, कि बस सुन लिया कि मेंसुरेशन है तो डर लगने शुरू हो गया। पहले देखिए तो उसको जानने की कोशिश करिए कि क्या चीज़ें हैं, तो उसके बाद फिर डिसीज़न लीजिए कि अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए। तो यही करना है आपको सबसे पहले। तो मैथ में जो आपके मेंसुरेशन आ रहा है लेवल 1 में, जो कि MTS के अलावा अन्य सभी पदों के लिए है, तो आपका डर दूर होगा, उसको पढ़िए पहले। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश सभी पोस्ट के लिए अनिवार्य है, 15 क्वेश्चन है वहाँ पर। 15 क्वेश्चन में आपको, मैंने जब ये सिलेबस नहीं जारी हुआ था तो उससे पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि सबसे पहले आपको वोकैब सेक्शन जो है तैयार करना है। और जो अभ्यर्थी इससे पढ़ते हैं लगातार उनको ये बात अच्छे से पता होगी। और ये चीज़ आज मैं नहीं बता रही हूँ, ये चीज़ 1-2 महीने पहले ही बता दिया था। और अपने अकॉर्डिंग आपको हिंदी में 15 क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश में 15 क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, हमने अलग से अपनी तरफ से PDF के फॉर्म में बना के आपको टेलीग्राम पर भी दिया था, वीडियो भी अवेलेबल कराई थी। जाके देख लीजिए 1-2 महीने के अंदर, वहाँ पर मिल जाएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है MTS कंप्लीट सिलेबस के नाम से, वहाँ पर भी सारी चीज़ें हैं। मैंने कहा ना, आप पढ़ने तो शुरू करिए, मटेरियल बहुत ज़्यादा है, पढ़ते पढ़ते आप थक जाएंगे लेकिन मटेरियल कम नहीं होंगे। तो पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ेंगे आप, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को ये एडवाइस लग रही हो, तो ये सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, जितने अभ्यर्थी मुझसे जुड़े हैं ये सभी के लिए है, ठीक है। जिसको ये चीज़ सही लगती है वो कर सकते हैं, बाकी आप अपने अनुसार करिए जिसको जैसा सही लगे। और इंग्लिश में आपको डरना नहीं है। इंग्लिश में क्या करना है, वोकैब सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। आपने देखा होगा आपके सिलेबस में वोकैब दिया है। अभी मैं आपको उस PDF पे ले चलती हूँ, तब यहाँ से आपको और क्लियरिटी होगी कि आपको पढ़ना कैसे है और कहाँ से पढ़ना है। स्क्रीन पे आप देखेंगे मैथ का इंग्लिश का जो सिलेबस दिया हुआ है सभी के लिए सिमिलर है, ठीक है। सब में क्या आनी है, एंटोनिम्स आनी है, सिनोनिम्स आनी है, सेंटेंस करेक्शन, वर्ड मीनिंग और यूज़ ऑफ प्रोवर्ब्स आना है। मतलब जो कहावतें होती हैं उसके बारे में है, कि जैसे कि आप कई कहावतें बोली जाती हैं उसके विषय में है कि आपको दिया जाएगा, उसका 4 विकल्प रहेगा, आपको बताना होगा, ठीक है। अब मैं आपको और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे फ्रेज नहीं दिया हुआ, लेकिन फ्रेज भी जो मुहावरे हमारे होते हैं उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वर्ड मीनिंग तैयार करनी है। वर्ड मीनिंग जैसे आप जब छोटे क्लास में थे, मतलब तो 8th 10th में, तो आप क्या करते थे, वर्ड मीनिंग, शब्द और अर्थ याद करते थे। तो यहाँ पे देखिए जो लिखा है ये अलग से वर्ड मीनिंग जो वर्ड डाल दिए हैं ये बेहतर है। मतलब अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग हिंदी में पता होता है, जैसे
देखिए इंग्लिश में डर किसको लग रहा होगा? ऐसे अभ्यर्थी जो कि सिर्फ मतलब हिंदी माध्यम से हैं और इंग्लिश नहीं तैयार करते, या तो ऐसे अभ्यर्थी होंगे इसमें जो कि जैसे आरओ एआरओ की परीक्षाओं में ही शामिल होते हैं जिसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती। अब हम देखें अपने यूपी के अंदर बहुत कम ऐसे परीक्षाएं हैं जहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती है। केवीएस में पूछी जाती है और आपके जो है एसएससी में पूछी जाती है, लेकिन यूपीएससी में इतना नहीं आता। तो अभ्यर्थियों का क्या होता है कि टच नहीं रहता है इंग्लिश से। तो परेशान नहीं होना है, जो मैं बता रही हूँ उसको करिए। देखिए अगर आपको वर्ड मीनिंग पता हो जाती है, मतलब जो हमेशा रिपीटेड होते हैं एग्ज़ाम में वर्ड मीनिंग, आप पहले वर्ड को पढ़िए और उसकी मीनिंग हिंदी में जानने की कोशिश करिए। जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट होंगे उनको तो दोनों चीज़, उनको दिक्कत नहीं होगी, उनको हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जिनकी हिंदी मीडियम है, जिनको हिंदी बहुत स्ट्रांग है, हिंदी आपकी बहुत अच्छी है, तो हिंदी में आप कोशिश करना है कि आप 15 में से 15 पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लीजिए सही सही। और अगर इंग्लिश थोड़ी वीक है आपकी तो वोकैब सेक्शन है, नहीं पूरा कर सकते हैं, मान लीजिए कितनी भी आप प्रयास करेंगे, अगर आप इसमें से 11 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो बहुत है। और 11-10 क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। कैसे आएंगे? देखिए वर्ड मीनिंग अगर आप पढ़ेंगे, जैसे किसी का आपको शब्द अर्थ पता है और उसी से अगर आपको विलोम शब्द पूछा, एंटोनिम्स मतलब क्या होता है? विलोम होता है। और सिनोनिम्स मतलब क्या होता है? सिमिलर मीनिंग होती है, मतलब सेम मीनिंग वाले शब्द जो होते हैं, जैसे आप पर्यायवाची पढ़ते हैं, कुल मिला के ये होता है। ठीक है, तो और वर्ड मीनिंग भी वही है। तो अगर हम सबसे पहले क्या करना है, हमें शब्द और अर्थ याद करना है। कैसा शब्द अर्थ याद करें? बहुत सारे हैं शब्द अर्थ, जैसे मैंने कहा ना मटेरियल कम नहीं होते हैं पढ़ना चाहें तो आपको क्या करना है? वर्ड मीनिंग याद करनी है। वर्ड मीनिंग कैसे याद करेंगे? ऐसे वर्ड मीनिंग जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इंग्लिश से। जैसे एसएससी के एग्ज़ाम को आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें इंग्लिश पूछी जाती है। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर में लगभग रिपीटेड होते हैं वनडे एग्ज़ाम में इंग्लिश के वकैब, वही चीज़ आपको देखेंगे एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। तो आपको मिलेगा कहाँ से वो चीज़? प्रीवियस ईयर के आप चाहें तो इंटरनेट से भी डाउनलोड करेंगे तो काफ़ी पेपर आपको मिलते हैं, या तो आपके पास कोई किताब होगी। ल्यूसेंट की भी आती है इंग्लिश की, ठीक है, ल्यूसेंट की पूरी आती है, थ्योरेटिकल वाली भी, आपकी पूरी थ्योरी रहेगी। उसके बाद आपको सब कुछ रहता है उसमें। अगर आपके पास हो तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। किसी के पास घटना चक्र भी आती है एसएससी की, अगर वो हो तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं। और चैनल के माध्यम से आपकी क्या हेल्प होगी? जो मैं आपको चीज़ें खुद बता रही हूँ मैं भी दूंगी आपको, लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि आप सिर्फ एक पे डिपेंड रहिए, क्योंकि परीक्षा आपकी है, पढ़ना आपको है। एक मैंने शुरू से बताया है, आपको एक गाइडेंस मिल सकती है, चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको भी अपने से। तो चैनल के माध्यम से भी दिया जाएगा और जितना ज़्यादा पॉसिबल होगा उतनी चीज़ें दी जाएंगी। तो आपको सबसे पहले वर्ड मीनिंग याद करनी है, ऐसे जो कि रिपीटेड होते हैं एग्ज़ाम में। उससे कितनी चीज़ आपकी तैयार होगी पहले ये देखिए। अगर हमें किसी का शब्द और अर्थ पता है, अगर हम आपसे उसका विलोम शब्द पूछ ले, एंटोनिम्स पूछ लेते हैं, तो आप एंटोनिम, जब आपको उसकी मीनिंग पता है कि उसका अर्थ ये होता है, तो कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे और एंटोनिम्स भी उसमें रखा रहेगा। तो आपको जब सिमिलर मीनिंग पता है सेम वर्ड की, तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे। आपको ऐसे ही हिंदी में होता है, अगर हमको किसी का शब्द अर्थ पता है तो विलोम हम अपने आप बता देते हैं कि उसका उल्टा क्या हो सकता है। तो वही चीज़ इंग्लिश में भी लागू होती है। हमें सबसे पहले वर्ड मीनिंग हमें याद होनी चाहिए। तो जैसे मैंने बताया ना कि एरिया बहुत ब्रॉड है वोकैब सेक्शन का, तो क्या हम कितना याद करेंगे? बहुत ज़्यादा नहीं याद करना है आपको। आप जब एक अपना कॉपी पेन ले लीजिए, एक कॉपी बनाइए और इम्पोर्टेंट वर्ड्स को खुद से लिखिए। उससे क्या फ़ायदा होगा? अभी आपके पास टाइम है, आप अगर डेली 100 वर्ड भी करेंगे तो सोच लीजिए अगर 10 दिन पढ़ लिए तो 1000 लगभग आपके वर्ड तैयार होंगे, और वो जो कि रिपीटेड एग्जाम, इतना काफ़ी होगा आपके लिए। तो उससे क्या क्या होगा? एंटोनिम्स आप कर पाएंगे, सिनोनिम्स कर पाएंगे, वर्ड मीनिंग कर पाएंगे। और यहाँ पे जो सेंटेंस करेक्शन दिया है, सेंटेंस करेक्शन में तो मान लो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होनी चाहिए, तभी आप करेक्ट कर पाएंगे कि कहाँ पर सही वर्ब का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, प्रीपोजिशन सही है या नहीं, जो रूल्स हैं वो सही हैं या नहीं। लेकिन कभी कभी करेक्शन में स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग एरर भी आएगा आपको, तो यहीं से आपका स्पेलिंग एरर भी सही होगा। जैसे मान लीजिए आप लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन है, इंट्रोडक्शन है, और आपके एनिवर्सरी है, मतलब इस तरीके के वर्ड जो है दे दिए जाते हैं एग्ज़ाम में, और स्पेलिंग गलत करके पूछा जाता है सही मीनिंग क्या होगी। तो ये सभी आपका सिर्फ एक चीज़ से तैयार हो सकता है, वो है आपकी वर्ड मीनिंग।
वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे तो इतनी सारी चीज़ें आपकी तैयार होंगी। अब हम बात करते हैं आपके प्रोवर्ब्स की, वन वर्ड्स की और फ्रेज की। ये सब कैसे होगा? इन सबको के लिए भी यही काम करना है कि जो भी आपके फ्रेज होते हैं या मुहावरे या लोकोक्तियाँ होती हैं, आपको उसके बारे में पहले उसकी हिंदी मीनिंग पता करनी पड़ेगी। मतलब आप पहले इंग्लिश में पढ़िए, उसकी हिंदी जानिए कि इसको कहते क्या है। जब आपको सेंटेंस मिलेगा, जब आपको 4 विकल्प मिलेंगे तो आप वहाँ से आराम से कर लेंगे। इसके लिए भी मैं आपको वीडियो दूंगी, लेकिन हम इसलिए आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि आप लोग को इंग्लिश से जो डर लग रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में काफ़ी कैंडिडेट ने पूछा था कि मैं इसको कैसे पढूं, तो उनको बताने के लिए मैं इतने एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, तो आपको इससे डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि इंग्लिश आपको कैसे तैयार करनी है। 15 नंबर की आनी है, 15 क्वेश्चन आने हैं, 30 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको वर्ड मीनिंग शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, मैं भी शुरू करूँगी आप लोगों के लिए, लेकिन आपको तो शुरू पहले करनी ही पड़ेगी कि कैसे क्या चीज़ें करनी है। तो देखिएगा ये चीज़ें होंगी। ठीक, और एक बात और है, कोशिश करेंगे कि आपको मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने मतलब हो सकते हैं, जैसे आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सभी पार्ट से आपको पेपर की तरह से एक बनवाने की, कि आपको जैसे एंटोनिम्स के मिल जाएं कुछ क्वेश्चन और आपको सिनोनिम से मिल जाएं, इसी तरीके से सभी सेक्शन के 600 से 800 क्वेश्चन हर टॉपिक वाइज, ताकि आप उसको कर लें तो आपको हाँ एग्जाम में देखने को मिले। जैसे एंटोनिम्स आए तो आपको कुछ प्रश्न उसमें से ज़रूर देखने को मिले। देखिए, गारंटी तो किसी की नहीं होती, अगर इतना ही पता होता तो कोई भी आपको पास करा देता है ना, तो ऐसा है नहीं, बस एक अनुमान होता है, एक अनुभव होता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम का तो कोई भरोसा नहीं होता कि वहाँ पे क्या पूछा जाएगा, अपनी तरफ से अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो ये रही बात इंग्लिश की। तो वीडियो लंबी है लेकिन आपके काम की है। इंग्लिश में समझ में आ गया आपको? जो मैथ के अभ्यर्थी हैं, जो परेशान हो रहे थे, मेरे ख्याल से उन्हें भी समझ में आया होगा। मैथ का जो मैं 28 मिनट की वीडियो की बात कर रही थी, उसको कमेंट सेक्शन में अभी मैं पिन कर दूंगी टॉप पर, आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा। वैसे तो मैंने कल भी शेयर किया था टेलीग्राम पर, ऐसा नहीं है कि आप उसी को देखिए, आप कहीं से भी देख लीजिए, लेकिन जो आपकी परेशानी है उसके लिए आपको बताया जा रहा है। और वो वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं बनाई गई थी, जितने भी यूनिवर्सिटी होते हैं, ये विश्व भारती का भी एग्ज़ाम हुआ था, JNU का हुआ था, वहाँ पर ये सब चीज़ें पूछी गई थी, तो उन्हीं के लिए वो वीडियो बनाई गई थी कुछ समय पहले, इसीलिए वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो फिर से बनाने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैं आपको उसको फिर से दे दी हूँ। और प्लेलिस्ट में भी सेव है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। आइए दिखाते हैं आपको कट ऑफ की किस तरीके से कट ऑफ गया था। लेकिन एक बात बता दे रहे हैं, कट ऑफ पिछली बार का और अभी में बहुत अंतर होगा। पिछले बार को आप अनुमान मत लगाइएगा, क्योंकि पिछली बार बहुत सारी कमियां थी। मैं तो खुद आपको बताई हूँ कि बहुत सारे ऐसे थे रिजल्ट की कट ऑफ ही नहीं जारी किया गया, फाइनल रिजल्ट आ गया PDF के फॉर्म में, तो अभ्यर्थी को पता ही नहीं चला। जैसे स्किल टेस्ट के बाद 100 नंबर का स्किल टेस्ट हुआ, 200 नंबर के रिटन एग्जाम हुए, 200 नंबर का तो कट ऑफ आया था, स्किल टेस्ट अभ्यर्थी देने गए, उनको तो लगा भाई उनका आएगा या नहीं आएगा तो पता तो चलेगा, लेकिन ये गलती हुई थी। गलती कहिए या बहुत बड़ी कमी कहिए यूनिवर्सिटी की तरफ से कि रिजल्ट जारी किए गए लेकिन मेरिट में मतलब फाइनल जो है कट ऑफ ही नहीं दिया गया था। यही रीज़न है कि आपको भी, मैंने भी बहुत जो है पोस्ट फाइनली कट ऑफ नहीं बताया, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया तो मैं आपको अपनी तरफ से कहाँ से बताऊंगी। हाँ, जिनका आया था उसका मैं अभी दिखा भी रही हूँ, बता भी रही हूँ। देखिए किस तरीके से कट ऑफ जारी हुए थे। स्क्रीन पे देखिए आप, ये है आपके यूनिवर्सिटी 2021 में ये विज्ञापन जारी हुआ था, ये है। जिसको चाहिए ये आपके उस वेबसाइट पर भी अभी भी होगी, आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये फाइनल मेरिट जारी की गई थी स्किल टेस्ट के बाद। तो इन्होंने यहाँ जनरल बस लिखा है UR, लेकिन यहाँ पर कोई कट ऑफ नहीं लिखा, डायरेक्ट कैंडिडेट के रोल नंबर और जो है उनके नाम शामिल कर दिए गए थे। ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। और हम आगे बात करते चलेंगे, देखते रहेंगे। ये डेटा एंट्री ऑपरेटर का कैटेगरी वाइज जो है डायरेक्ट जारी कर दिया गया था फाइनल, इसमें भी इन्होंने फाइनल नहीं बताई थी कट ऑफ। इसी प्रकार से हम आगे देखें, स्टेनोग्राफर के लिए भी देखिए, स्टेनोग्राफर के लिए भी फाइनल कट ऑफ नहीं बताई गई, लिस्ट ऐसे जारी की गई थी। अब यहाँ पर इसके लिए बताई गई थी, देख लीजिएगा यहाँ पे लेबोरेटरी अटेंडेंट की कट ऑफ क्या गई थी। और पिछली बार भी 200 नंबर का एग्ज़ाम था, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसा इस बार है वैसे ही 200 नंबर के पेपर पिछली बार में थे, और निगेटिव मार्किंग 0.5 की थी पिछली बार भी। तो जो लेबोरेटरी अटेंडेंट की कट ऑफ गई थी, तो जनरल की कट ऑफ 100.5 गई थी। ठीक है, और इस तरीके से नाम आए थे। वहीं पर OBC की कट ऑफ 83.0 गई थी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेंगे आप सभी लोग। ठीक है, और उसके बाद बात करें कि यहाँ पर देखेंगे लेबोरेटरी अटेंडेंट की
EWS की कट ऑफ 92.5 गई थी, SC की कट ऑफ 60 गई थी और ST की कट ऑफ 38 मात्र गई थी, ST कट ऑफ। PW की कट ऑफ 71 गई थी, यहाँ पर लेबोरेटरी अटेंडेंट का इन्होंने कट ऑफ दिया था। उसके बाद देख लीजिएगा लाइब्रेरी अटेंडेंट की कट ऑफ क्या गई थी। लाइब्रेरी अटेंडेंट का देखिए 200 में से 144.5 कट ऑफ गई थी, नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी। ठीक है, इनकी कट ऑफ है ये। आगे आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी कट ऑफ जारी की गई थी। यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी अटेंडेंट के OBC की कट ऑफ 137.5 गई थी और अभ्यर्थियों के नाम भी लिख दिए गए थे। EWS में 130 गई थी, 131 कट ऑफ SC की गई थी, ST की कट ऑफ 115 गई थी। ये सभी कट ऑफ 200 में से जारी किए गए थे। PWD की भी 115 कट ऑफ गई थी। उसके बाद बात करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ। देखिए सबसे ज़्यादा कट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ की ही गई थी। इसमें अभ्यर्थी भी सबसे ज़्यादा पहले भी थे और अब भी, क्योंकि सीटें इसमें पिछली बार भी ज़्यादा थी और अब भी। तो यहाँ पर आप देखिएगा 155 कट ऑफ गई थी जनरल की 200 में से 155। लेकिन जो आपका सिलेबस है ये उनका सिलेबस नहीं था, उनके में थोड़ा परिवर्तन था। और जैसे उसमें लिखा हुआ था कि 15-15 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन, तो सभी क्वेश्चन वैसे थे नहीं, मिक्सअप क्वेश्चन थे, तो पेपर इजी था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी वजह से भी 155 कट ऑफ गई थी। ये 155 कट ऑफ थी। OBC की 150, मतलब 5 नंबर लगभग कम था। 150.5 जो है कट ऑफ OBC की थी MTS की प्रीवियस ईयर में। और EWS की 151.5 थी। SC की कट ऑफ 147.5 थी और ST की कट ऑफ 125 गई थी। PWD की कट ऑफ 147 गई थी। तो ये MTS की PW और आपने देखी अभी डेटा एंट्री ऑपरेटर की देखा है आपको, और लेबोरेटरी अटेंडेंट का देखा आपने। आइए और भी कट ऑफ दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखेंगे कट ऑफ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, यहाँ पर भी कट ऑफ जारी नहीं की गई थी, यहाँ पर डायरेक्ट आया था। देखिए इस तरीके से जारी किया गया था। तो ये तो गलत था स्टूडेंट के साथ कि उनको बताया तो जाए कितनी कट ऑफ गई है। इसी वजह से काफ़ी अभ्यर्थी परेशान थे और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म भी नहीं डाला इसी वजह से। देखिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का फाइनल कट ऑफ नहीं दिया गया है। यहाँ पे देखिए स्किल टेस्ट के लिए तो कट ऑफ आई थी, तभी फिर अभ्यर्थियों को बुलाया गया था स्किल टेस्ट के लिए, लेकिन ये बाद में फाइनल नहीं किया गया था। ये कट ऑफ जारी की गई थी इस तरीके से। ठीक, इस बार उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा, आप लोग को फाइनल कट ऑफ बताई जाएगी। ये देखिए, क्योंकि इस बार और पिछली बार के में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं शुरू से लेके अभी तक। ये देखिए, और सिलेबस इस बार अलग से जारी किया गया है, बता भी दिया गया किस तरीके से। पिछली बार ऐसा कुछ नहीं था, एक साथ सबके विज्ञापन के साथ ही जो है आ गए थे और आपके जो है सिलेबस। यहाँ पर देखेंगे कट ऑफ जारी की गई थी आपके जो है यहाँ पे है आपके लेबोरेटरी असिस्टेंट, जो आपके लेवल 1 की जॉब है, लेवल 1 की, उसके लिए देखिए कट ऑफ जारी किया गया था। कितने कट ऑफ थे यहाँ पर लिखा हुआ है। जनरल की कट ऑफ 80.5, OBC की 55, EWS की 33.5, PWD की 32.5। इस तरीके से कट ऑफ जारी किए थे और जितने भी SC और ST कैंडिडेट थे सभी को ले लिया गया था। यहाँ पर देखिए ये शामिल हुए हैं अभ्यर्थी, ये सबकी कट ऑफ जारी की गई है। ये लेबोरेटरी असिस्टेंट की कट ऑफ है। लेबोरेटरी असिस्टेंट अभी मैंने अटेंडेंट की दिखाई थी, ये असिस्टेंट की कट ऑफ है। ठीक है, तो इसी तरीके से रिजल्ट जारी किए गए थे प्रीवियस ईयर में। अब आपको एक अंदाज़ा तो हुआ होगा कि किस तरीके से कट ऑफ थे। फिलहाल मैंने शुरू में ही बताया कि इसको एवरेज लेके आपको नहीं चलना है, आपका सिलेबस, आपकी चीज़ें पिछली बार से बहुत डिफरेंस है। तो यही सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बतानी थी। आप सभी लोगों के इसको लेके बहुत परेशानी थी, आप लोग कई बार पूछ रहे थे तो बता दिया। एग्ज़ाम को मैंने बताया कि जून में भी हो सकता है, जुलाई में भी हो सकता है, कभी भी आ सकता है, तो इसलिए तैयारी अच्छी करिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, इंग्लिश, मैथ, इन सब से किसी सब्जेक्ट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए सभी जितने अभ्यर्थी होंगे, आप सभी, सबके में एक यूनिक चीज़ होती है। हर सभी अभ्यर्थियों का या सभी पर्सन की बात करें, सबकी हर एक चीज़ स्ट्रांग नहीं होती है। बहुत ही कम, रेयर में होता है कि ऐसा कोई मिले जिसका सब कुछ अच्छा हो सब्जेक्ट। किसी का अच्छा नहीं होगा तो किसी में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो आप अपने लिए ऐसा ना सोचें कि मेरी तो इंग्लिश वीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, और मेरी तो मैथ नहीं आती, मैं क्या करूँ। ऐसा नहीं है, आपको मैथ नहीं आती, हो सकता है किसी को हिंदी ही ना समझ में आए, किसी का जीके स्ट्रांग ना हो, तो आप जहाँ मजबूत हैं उसको बहुत मजबूत करिए और स्ट्रांग करिए, और जहाँ पे थोड़े वीक आपको नज़र आती है, वीकनेस है आपकी, उसको और अच्छा ग्रो करिए। क्यों नहीं होगा।
ठीक है, करिए, कोशिश करिए। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम में तो आपको अच्छा मिलेगा ही, उसका परिणाम आगे चल के भी आपके लिए ही बेनिफिट होगा। तो उस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।